हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं 12 अप्रैल का डीडी न्यूज। मशहूर गायिका आशा भोसले का निधन, देश भर में शोक की लहर। 21 घंटे में फेल हुई यूएस ईरान पीस टॉक्स, न्यूक्लियर डील पर डेडलॉक। सिलीगुड़ी में पीएम मोदी की जनसभा, युवाओं के लिए किए ऐलान। भारतीय संगीत जगत से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। दिग्गज गायिका आशा भोसले का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई में आखिरी सांस ली। 11 अप्रैल को उन्हें तबीयत बिगड़ने के बाद ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब उनकी आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। हालांकि सच ये है कि ऐसी आवाज़ें कभी पूरी तरह जाती नहीं हैं। उनके निधन की खबर के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें याद करते हुए कहा कि आशा जी की आवाज़ ने दशकों तक भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया और करोड़ों दिलों को छुआ। वहीं ममता बनर्जी ने उन्हें प्रेरणादायक और जादुई गायिका बताया। अक्षय कुमार, करण जौहर और कई बड़ी हस्तियों ने भी आशा भोसले को श्रद्धांजलि दी। हर किसी के शब्द अलग थे, लेकिन भावना एक ही। एक युग आज खत्म हुआ है, लेकिन आशा भोसले सिर्फ एक नाम नहीं थी, वो एक सफ़र थी, एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष भी है, जिद भी है और जीत भी। बहुत कम लोग जानते हैं कि अपने करियर की शुरुआत में आशा भोसले को बड़ी फिल्मों में मौके नहीं मिलते थे। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर उस समय इंडस्ट्री पर राज कर रही थी और आशा को अक्सर छोटे या बी ग्रेड प्रोजेक्ट्स में ही गाना पड़ता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जो मिला उसे ही अपना मंच बना लिया। फिर उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोड़ आया। संगीतकार ओपी नैयर के साथ फिल्म नया दौर के गानों ने उन्हें पहली बार पहचान दिलाई। मांग के साथ तुम्हारा और उड़े जब जब जुल्फे तेरी जैसे गानों ने उन्हें इंडस्ट्री की मुख्य आवाज़ बना दिया। इसके बाद आया वो दौर जिसने आशा भोसले को वर्सेटाइल क्वीन बना दिया। आर.डी. बर्मन के साथ उनकी जुगलबंदी हो, तीसरी मंजिल के गानों से लेकर पिया तू अब तो आजा और दम मारो दम तक उन्होंने हर स्टाइल में खुद को ढाला। कहा जाता है कि आजा आजा गाने को रिकॉर्ड करने से पहले उन्होंने 10 दिन तक लगातार रिहर्सल भी की थी, क्योंकि वो इसे परफेक्ट बनाना चाहती थी। और फिर आया वो मोमेंट जिसने सबको हैरान करके रख दिया। उमराव जान, दिल चीज़ क्या है, इन आंखों की मस्ती के, इन गज़लों ने साबित किया कि आशा सिर्फ मस्ती भरे गानों की आवाज़ नहीं, बल्कि गहराई और एहसास की भी मिसाल है। इसी के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड भी मिला। लेकिन इस कहानी का एक बेहद भावुक पहलू भी है। जब लता मंगेशकर का निधन हुआ, तब आशा ताई ने एक रियलिटी शो में बहुत भारी आवाज़ में कहा था, सब चले गए, अब बस मैं ही बची हूँ। उस बातचीत में उन्होंने खुद को उस दौर का बॉलीवुड का आखिरी मुगल बताया था। ये कोई इतिहास की उपाधि नहीं थी, ये एक एहसास था उस सुनहरे दौर का, जहाँ एक से बढ़कर एक दिग्गज हुआ करते थे और अब एक एक करके सब जा चुके हैं। आज जब आशा ताई भी नहीं रही, तो सच में लगता है वो आखिरी मुगल वाली आवाज़ भी अब खामोश हो गई है। उनकी सबसे खास बात, उन्होंने कभी खुद को एक ही दायरे में सीमित नहीं किया। कैबरे, गज़ल, रोमांस, पॉप, फोक, हर जगह वो फिट थी। और उम्र, वो तो जैसे उनके लिए सिर्फ एक नंबर थी। 91 ईयर्स की एज में भी दुबई में स्टेज पर परफॉर्म करना, नई पीढ़ी को गाने गाना, ये बताता है कि उनके अंदर का कलाकार कभी बूढ़ा ही नहीं हुआ। कम लोग जानते हैं कि सिंगिंग के अलावा उन्हें खाना बनाने का भी शौक था। उनके नाम से दुबई, लंदन और मिडिल ईस्ट में कई रेस्टोरेंट्स भी चलते हैं। यानी वो सिर्फ सुरों के नहीं, स्वाद की भी उस्ताद थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन रंगीला रे से लेकर राधा कैसे न जले तक हर गाना, हर सुर, हर एहसास हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि कुछ आवाज़ें सिर्फ सुनी नहीं जाती, वो यादों में बस जाती हैं। सिलीगुड़ी से पीएम नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स को पूरी तरह हीट कर दिया। उन्होंने सीधे ममता बनर्जी और टीएमसी पर अटैक करते हुए कहा, इस बार चेंज लोडिंग है और बंगाल में सरकार बदलने का मूड बन चुका है। पीएम मोदी ने दार्जिलिंग सिलीगुड़ी के लोगों से इमोशनल कनेक्ट बनाते हुए कहा, आपने मेरा दिल जीत लिया, अब पूरे बंगाल का दिल जीतना है। उन्होंने फर्स्ट टाइम वोटर्स को टारगेट करते हुए बोला कि 15 सालों में डेवलपमेंट कम और करप्शन ज़्यादा दिखा, तो अब रिपोर्ट कार्ड चेक करने का वक्त आ गया है। इस दौरान पीएम ने इंडियन क्रिकेटर ऋचा घोष की तारीफ करते हुए बेटियों की सेफ्टी का मुद्दा भी उठाया और टीएमसी पर फेयर एनवायरनमेंट बनाने के गंभीर आरोप भी लगाए। साथ ही बीजेपी ने प्रॉमिस किया, नॉर्थ बंगाल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनेगी, ताकि लोकल टैलेंट को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग भी यहीं पर मिल सके।
झारखंड से एक बड़ी एग्जाम कंट्रोवर्सी सामने आई है। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले पेपर लीक की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। पुलिस ने तमार इलाके में रेड मारकर 100 से ज़्यादा सस्पेक्ट्स को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि ये सभी लेजली लीक पेपर से प्रिपरेशन कर रहे थे। पुलिस को रंगामती एरिया के एक बिल्डिंग में सस्पिशियस एक्टिविटी की इन्फो मिली, जिसके बाद तुरंत रेड की गई। मौके से मोबाइल फोन्स, डॉक्यूमेंट्स और कई मटेरियल भी सीज किए गए हैं, जिनकी अब जाँच की जा रही है। सभी सस्पेक्ट्स को थाने लाकर पूछताछ भी की गई। ऑफिशियल्स का ये भी कहना है कि इस मामले में किसी ऑर्गेनाइज्ड गैंग या सेटिंग की पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हालांकि अभी तक पेपर लीक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया है। ओवरऑल सीन ये बताता है कि एग्ज़ाम से पहले ही सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं और इन्वेस्टिगेशन अब फुल स्विंग में की जा रही है। यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच इस्लामाबाद में हुई हाई स्टेक्स पीस टॉक्स फिलहाल बिना डील के खत्म हो गई। यूएस डेलीगेशन लीड कर रहे जेडी वांस ने साफ कहा कि 21 आवर्स की लंबी बातचीत के बाद भी ईरान ने यूएस की कंडीशंस एक्सेप्ट नहीं की। उनका कहना था कि अमेरिका चाहता है कि तेहरान क्लियर कमिटमेंट दे कि वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा, लेकिन यही बिगेस्ट डेडलॉक इस मीटिंग में बन गया। हालांकि टॉक्स पूरी तरह खत्म नहीं मानी जा रही हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये पॉज हो सकता है, एंड नहीं। ईरान की तरफ से भी सिग्नल मिला कि एक ही बैठक में एग्रीमेंट की उम्मीद नहीं थी। उनका कहना है कि टॉक्स आगे भी कंटिन्यू होंगी, शायद इनडायरेक्ट या रिमोट तरीके से ही। इस बार इशू सिर्फ न्यूक्लियर नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल, साथ ही सैंक्शंस और फ्रोजन एसेट्स, मिडिल ईस्ट में सीज फायर। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साफ कर दिया है कि इजराइल जो है वो अपनी मिलिट्री एक्शन रोकने वाला नहीं है, जिससे टेंशन्स और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। ईरान यूएस वॉर से जुड़े आगे जो भी नए और ताज़ा अपडेट्स आएंगे, हम आप तक वो भी ज़रूर पहुँचाएंगे। आईपीएल 2026 में डिसिप्लिन को लेकर बड़ा एक्शन देखने को मिला। नीतीश राणा पर चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स मैच के दौरान ऑडिबल अब्यूज़ के लिए फाइन लगाया गया है। उन्हें अपनी मैच फीस का 25% जुर्माना देना पड़ा और एक डिमेरिट पॉइंट भी मिला है। पूरा मामला तब हुआ जब दिल्ली कैपिटल्स को आखिरी 2 ओवर्स में 32 रन चाहिए थे। ट्रिस्टन स्टब्स बैटिंग कर रहे थे और ग्लव्स चेंज की रिक्वेस्ट की, लेकिन उसे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वो ओवर्स के बीच में थी। इस पर डगआउट में बैठे राणा ने 4th अंपायर से बहस की, जिसके दौरान उन्होंने अब्यूसिव लैंग्वेज भी यूज़ की। उसी ओवर में स्टब्स आउट हो गए और डीसी 23 रन से मैच हार गया। दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ पर भी फाइन लगा है। वो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं, लेकिन उसकी वजह अलग थी। सीएसके की स्लो ओवर रेट के चलते उन्हें 12 लाख का जुर्माना देना पड़ा। आज देश की वरिष्ठ नेता और पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन अपना 82nd बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 12 अप्रैल 1943 को महाराष्ट्र के चिपलून में जन्मी सुमित्रा महाजन, जिन्हें प्यार से ताई कहा जाता है, इंदौर लोकसभा सीट से लगातार 8 बार सांसद रही। उन्होंने लंबे समय तक सक्रिय राजनीति में अहम भूमिका निभाई और केंद्र सरकार में मंत्री पद भी संभाला। 2014 में वो लोकसभा की स्पीकर बनी और देश की दूसरी महिला स्पीकर का गौरव हासिल किया। अपने सादगीपूर्ण स्वभाव और मजबूत नेतृत्व के लिए जानी जाने वाली सुमित्रा महाजन आज भी भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान रखती हैं। आज का बुक रिकमेंडेशन है सोफीज वर्ल्ड। इसे जस्टिन गार्डर ने लिखा है और ये एक यूनिक मिक्स है स्टोरी प्लस फिलॉसफी का। ये किताब सोफी नाम की एक लड़की की कहानी है जिसे अचानक मिस्टीरियस लेटर्स मिलने लगते हैं। इन लेटर्स के जरिए वो लाइफ, यूनिवर्स और एग्जिस्टेंस जैसे बड़े सवालों के जवाब खोजती है। इस दौरान उसे सोक्रेटिस, प्लाटो और अरिस्टोटल जैसे महान फिलोसोफर्स के आइडियाज़ भी समझ में आते हैं। अगर आपको डीप थिंकिंग, लाइफ के सवाल और अलग तरह की स्टोरी टेलिंग पसंद है तो ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। यह आपको सोचने का एक नया नज़रिया भी देगी और आपको नए तरीके से समझ भी डेवलप करेगी। आज के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए जिंदाबाद। बाय बाय।